हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, उसी के एप्लीकेशन क्या करते हैं। आखिर में हमने इतना पढ़ा कि भैया ऐसे हम जीन को मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे हम चीजों को ऑब्टेन करते हैं। तो हम जानना भी तो चाहेंगे कि आखिर में इसका यूज कहाँ करते हैं। यूज कहाँ करते हैं जब इसकी बात करेंगे। एक तो सारे जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं सबको, और पूरे बिहार में जो बिहार बोर्ड में एग्जाम देने के लिए अपीयर होने वाले हैं, उन सारे सभी स्टूडेंटों को फिजिक्स वाला फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ठीक है, फोड़ के आइए, तोड़ के आइए। एक बात तो जरूर याद रखिए कि मेहनत आपने किया है तो इसका फल मिलेगा। क्यों मिलेगा, इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रहा हूं कि मिलेगा? क्यों? क्योंकि जब यार के मुस्कुराने से बारिश हो सकती है, यार के हंसने पे बारिश हो सकती है, तो नंबर का भी बरसात होगा। अगर आपने मेहनत की है तो एकदम बारिश होगी। एकदम मस्त तरीके से जाइए, चिल जाइए एकदम, और फोड़ के आइए एकदम एग्जाम। तो हम इसका जैव प्रौद्योगिकी का क्या एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं, वही जानने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश जब हम करेंगे तो भैया जान लें कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस फील्ड में एप्लीकेशन करेंगे। एक तो जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको एक खुद से कनेक्टेड चैप्टर है। एक तो मेडिकल फील्ड से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने 12वीं बोर्ड का एग्जाम पास करने के बाद ये सपना बनाए होंगे, ये सपना पिरोए होंगे कि उन्हें डॉक्टर बनना है। और जब वो डॉक्टर बनने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर टकराएगा। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, बहुत सारे, और बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैव प्रौद्योगिकी का जो एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल या प्रोसेस है, इन दोनों चैप्टर से जैसे कि हमने बताया था कि कम से कम 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो 18 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ देर कनेक्टेड रहिएगा तो आपको इसका बेनिफिट तो जरूर मिलेगा कि आप कुछ मार्क्स सिक्योर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो प्यार से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है हमारे इस जैव प्रौद्योगिकी का किसी के क्षेत्र में, या हम कहें तो मेडिकल के फील्ड में, या हम कहें तो जो एनिमल्स हैं, जिन जो भी जानवर हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी का, कैसे हम एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है साहब कि कहां पे, तो पहले हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और उसके उपयोग पढ़ेंगे। और किसमें पढ़ेंगे भैया? तो कृषि में। खेती के समय क्या इस्तेमाल हो रहा है यही जानना चाहेंगे कि भैया खेती में ऐसा क्या करते हैं। चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा बातों को समझ लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सबसे हिट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल आपका बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन की बात करेंगे। कॉटन मतलब जान रहे होगे ना, रुई। बीटी कॉटन, भैया सबसे बड़ी बात तो यही है, आपके हम जो बहुविकल्पीय सवाल आते हैं, बहुविकल्पीय सवालों में बीटी क्या होता है यही पूछा जाता है। बीटी कॉटन क्या होता है तो बात अलग है, लेकिन बीटी काहे लिए लिख रहे हैं भैया, यही एक अलग क्वेश्चन है हमारे यहाँ। तो जब अलग क्वेश्चन है तो जान लेते हैं भैया बीटी हम लिख क्यों रहे हैं। तो बीटी जो है डिनोट करता है एक बैक्टीरिया का नाम, जिसका नाम होता है बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस। बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया से हम कुछ ऑब्टेन करते हैं। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या उसके द्वारा प्रोड्यूस किसी एंजाइम का, या उसके द्वारा बने किसी प्रोडक्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड को हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। यानी हम बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं इस बात को थोड़ा हम समझ लें, और बीटी कॉटन किसे कहते हैं इस बात को भी थोड़ा समझ लें। चलिए हम जानना चाहेंगे कि आखिर में बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस या बीटी कॉटन है क्या। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे आपके ही भारत में देखें तो कई जगह पे कपास की खेती होती है, बहुत ज्यादा कॉटन की खेती। तो किसी भी प्लांट के लिए जरूरी है कि प्लांट जब हेल्दी होगा तभी तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, प्लांट में जितनी ही पत्तियां होंगी फोटोसिंथेसिस करेंगी, और फोटोसिंथेसिस जब करेंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जब भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सीजन होता है तो फोटोसिंथेसिस की डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी उस दौरान हम चाहेंगे कि जो भी हमारा प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे। अब कुछ लार्वा जो होते हैं वो जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों को फीड करते हैं, खा जाते हैं और डैमेज कर देते हैं। तो डेफिनेट सी बात है किसानों का बहुत नुकसान हो जाता है। किसानों का बहुत नुकसान हो गया, मान लीजिए इस पे कोई लार्वा आया और इसको पत्ती को ही डिग्रेड कर गया।
बड़ी चिंता की विषय है कि भाई जहां पे स्टेपल या जहां पे अर्निंग का सोर्स ही यही है, कॉटन ही है, वहां अगर ऐसा हाल है तो क्या होगा। तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी ग्रो कर गए थे, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी ग्रो कर गए थे। तो हमने देखा कि हमारे पास एक बैक्टीरिया हुआ करता था, उससे बैक्टीरिया से उसके पास, बैक्टीरिया के पास एक बीटी जीन पाया जाता था, बीटी जीन। बैक्टीरिया का नाम था बीटी, सॉरी, बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस, बैसिलस थ्रुएंजिएनेसिस, बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस। ठीक है, ये तो बैक्टीरिया हो गया। अब बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस जो बैक्टीरिया था, इसके पास एक जीन पाया जाता था जिसको हम बोलते थे क्राई जीन। इसके पास एक जीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्राई जीन। और एक क्राई जीन करता क्या है, जीन है तो डेफिनेट सी बात है प्रोटीन बनाता होगा। एक क्राई जीन बनाता है क्या, क्रिस्टल प्रोटीन। क्या बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन। अच्छा, इस क्रिस्टल प्रोटीन की एक खासियत होती है कि इसको डिसॉल्व करने के लिए जरूरी है कि एल्केलाइन फॉस्फेट जब रहेगा तो इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। एल्केलाइन फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। एल्केलाइन फॉस्फेट, एल्केलाइन फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी इसको डिसॉल्व करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए। समझिएगा, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक जीन पाया जाता है क्राई जीन, जो प्रोड्यूस करता है क्या, क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए या खत्म करने के लिए या मेटाबोलाइज करने के लिए जरूरी हो कि एल्केलाइन फॉस्फेटेज हो, तभी ये क्रिस्टल प्रोटीन को डिसॉल्व कर पाएगा। अब हमने बोला कि एक लार्वा होता है जो इसकी पत्तियों को फीड करता है, लार्वा जो होता है पत्तियों को फीड करता है, लेकिन ये एल्कलाइन फॉस्फेट बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पादपों में या पौधों में नहीं पाया जाता है, पादपों या पौधों में नहीं पाया जाता है, बस समझेंगे। तो हमने सोचा कि अगर यही क्राई जीन अगर हम आइसोलेट करके और कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दें तो बेसिकली उस प्लांट में भी ये क्राई जीन, क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। और क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा जब, तो पादपों में हमारे पास एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम तो है नहीं, और जब है नहीं तो ये क्रिस्टल प्रोटीन पत्तियों में भी पाया जाएगा। और जब पत्तियों पे लार्वा फीड करेंगे तो लार्वा की डेथ हो जाएगी क्योंकि गट वाल में जाएगा और उनको हार्म पहुंचाएगा। तो हमने देखा कि इस तरह से हमने एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऑब्टेन किया। कैसे भैया, तो हमने बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस से क्राइजीन आइडेंटिफाई किया, क्राइजीन आइसोलेट किया और प्लांट में उसे ट्रांसफर किया, जो कि पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि कैसे हम ट्रांसफर करते थे और कैसे कैसे वेक्टर या होस्ट को हम कॉम्पिटेबल बनाते थे और क्या क्या वेक्टर की खासियत होती थी। तो हमने क्राइजीन ऑब्टेन किया, आइसोलेट किया और क्राइजीन को इंट्रोड्यूस किया कहां पे, कॉटन प्लांट में। कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस किया चूंकि वहां पे एल्कलाइन फॉस्फेट को डाइजेस्ट करने के लिए पादपों में कोई नहीं पाया जाता है हमारे यहाँ एंजाइम, दैट्स वाई हमारा क्रिस्टल प्रोटीन ऐसे ही रहेगा। अब कोई लार्वा उसको फीड करेगा तो क्रिस्टल प्रोटीन करता क्या है, उसके गट वाल को डैमेज करता है और अल्टीमेटली लार्वा की डेथ हो जाती है। तो ऐसे प्लांट, तो हमने क्या किया, जीन कंपोजिशन चेंज किया ना, जो उसके पास जीन नहीं था लेकिन हमने उसको एक नया जीन दिया, ऐसे को ही हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी आनुवंशिकी स्थानांतरित, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, जेनेटिकली, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्राप्त किया। तो देखिए, अब लार्वा चूंकि मर जाएगा तो कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चलिए बोलोगे सर ये तो पहला एग्जाम्पल आपने दे दिया, फिर और कोई बता दो, और कोई बता दें तो चलो एक और बता देते हैं, एक नहीं दो तीन बता देंगे। आपने नाम सुना होगा हिरुडीन प्रोटीन का, हिरुडीन प्रोटीन का नाम सुना होगा, हिरुडीन प्रोटीन। हिरुडीन प्रोटीन का नाम सुना होगा कि नहीं, चलो नहीं सुना होगा तो सुन लो। हिरुडीन प्रोटीन जो होता है वो एंटी कोआगुलेंट की तरह इस्तेमाल करता है, यानी रक्त को थक्का बनने से रोकता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है।
यानी रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। इसलिए इसको कहते हैं क्या, एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट कहते हैं इस हेरिडोइन प्रोटीन को। अब एंटी कोआगुलेंट कहते हैं, चलो भैया, तो इसका क्या इस्तेमाल है? हमने बोला कि ये हेरिडोइन प्रोटीन जो है एंटी कोआगुलेंट की तरफ पाया जाता है, तो इसका नाम कहां से लिया गया? लीच का नाम सुना होगा, जोंक का नाम सुना होगा, जिसे हम हेरुडेनेरिया बोलते हैं। लीच या जोंक सुना होगा नाम, काफी आप तालाब के किनारे भैंस चराने जाते होंगे तो जोंक का जिक्र तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम लोग हैं ग्रामीण परिवेश से, ठीक है, तो जोंक का जिक्र हुआ होगा। तो हेरोडिनेरिया या लीच जो होता है, जो जोंक होती है, उसके पास हेरोडिन प्रोटीन बनाने के लिए कोई जीन पाया जाता है, एंटीकोआगुलेंट की तरह काम करता है। हमने सोचा भाई अगर ऐसा कुछ हम अपने खाने में इंट्रोड्यूस कर दें, ऐसा कोई जीन इंट्रोड्यूस कर दें कि हम प्लांट के थ्रू हीरोडिन प्रोटीन ऑब्टेन करना स्टार्ट कर दें, यानी हमारे पादपों से हीरोडिन प्रोटीन मिलना चालू हो जाए। अब जोंक तो खाएंगे नहीं, तो पादपों से मिलना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए क्या किया, जो हीरोडिन प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मान लीजिए कोई जीन होगा जो हीरोडिन प्रोटीन बनाता होगा, हमने क्या किया, इसे आइसोलेट किया, इसे आइसोलेट किया और इसे पादप में इंट्रोड्यूस कर दिया। जो भी पादप है हमारा, जो भी प्लांट है, कौन सा प्लांट है भैया, तो पादप का नाम है ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस नामक प्लांट, यानी सरसों सुना होगा, ब्रेसिका। तो सरसों के प्लांट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब तो तेल तो मिलेगा ही दोस्त, लेकिन तेल में क्वालिटी इंप्रूव कर गई है। कौन सी क्वालिटी इंप्रूव कर गई है? तब उसमें एंटीकोआगुलेंट भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने उसके जीन कंपोजिशन को चेंज कर दिया है। हमने उसमें एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया अपने क्रॉप में जो हीरोडिन प्रोटीन बना रहा है। कहां से ऑब्टेन किया था? पाया तो हमने लीच से था। तो इसी को तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे, कि जिसके जीन के साथ हमने छेड़छाड़ कर दी। जीन के साथ क्या कर दी? छेड़छाड़ कर दी। एक तो हमारा ये हो गया। देख रहे होंगे क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम। चलो भैया और बता दो सर, तो और बता दें अगर, तो एक और नाम सुना होगा आपने, गोल्डन राइस। एक और नाम सुना होगा, गोल्डन राइस। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे कि कहां से हम जेनेटिक, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, उसका कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। चलिए कहानी सुन लेते हैं गोल्डन राइस की। तो जो आपने सुना होगा साउथ अफ्रीका, एक कॉन्टिनेंट है। साउथ अफ्रीका की जब हम बात करेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे कुछ ऐसे जगह होते हैं, ऐसे जगह है जहां का स्टेपल डाइट, यानी जो मुख्य रूप से आहार होता है, मुख्य आहार जो है वो चावल होता है। मुख्य आहार के रूप में चावल का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य आहार के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं भैया? चावल का। तो इसमें कोई दुख की बात तो नहीं होनी चाहिए, चलो चावल खाओ। लेकिन देखा गया कि उस कॉन्टिनेंट पे थोड़ा सा ऐसी समस्या आई, कोई लोगों को रतौंधी बहुत ज्यादा होती थी। अब रतौंधी जैसे आएगा, नाम में एक चीज तो घूमने लगेगी कि भैया रतौंधी तो हमने पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। रतौंधी होने लगी। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि खाना तो खाते थे, लेकिन इनके फूड कंटेंट में विटामिन ए की कमी होती थी। विटामिन ए की क्या होती थी? कमी होती थी। अच्छा चलो, साइंटिस्टों ने सोचा कि विटामिन ए है तो कोई ना कोई जीन तो बनाता होगा, कोई ना कोई जीन विटामिन ए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे शरीर में। क्या विटामिन ए सिंथेसाइज करने वाला जीन ही अगर हम बना लें, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि गाजर में पाया जाता है विटामिन, विटामिन ए, कैरोटीन पाया जाता है, तो गाजर में उड़ के तो आता नहीं होगा, कोई ना कोई जीन तो होगा ना जो कैरोटीन प्रोटीन बनाता होगा, जिससे हम विटामिन ए ऑब्टेन करते हैं। तो हमने क्या किया, उस कैरोटीन प्रोटीन या विटामिन ए बनाने वाले जीन को क्या किया, आइसोलेट किया, निकाला। पहले तो देखा होगा, फिर निकाला होगा उसे, और निकालने के बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का इस्तेमाल किया होगा, और तमाम प्रोसेसेस के इस्तेमाल के बाद हमने उस जीन को आइसोलेट किया होगा और इंट्रोड्यूस किया होगा किसमें? भैया चावल ज्यादा खाते हो तो लो चावल में ही डाल दिया, चावल में ही डाल दिया। तो एक क्वालिटी हमने इंप्रूव कर दी, एक क्वालिटी इसी चावल की हमने इंप्रूव कर दी। क्या भैया? तो कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही था, अब विटामिन ए भी मिलना स्टार्ट हो गया। इनरिच कर दिया हमने। कहीं बायोफोर्टिफिकेशन टर्म पढ़े होंगे आप, बायोफोर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, इनरिच कर रहे हैं न्यूट्रिएंट से अपने फूड प्रोडक्ट को। पूरी बात समझो यार। एक बात और है ना, आपने स्ट्रेटेजी इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज पढ़ा होगा अपने ही बॉटनी के सेक्शन में। तो उसमें क्या है कि मान लो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तमाम चीजें चाहिए अपने जीवन दिनचर्या को, तमाम न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल करने के लिए। फुलफिल करने के लिए जरूरत है तो यार
कार्बोहाइड्रेट तो चावल से पा लिया, तो गाजर बोएंगे क्या आप खेत में कि चलो हमें विटामिन ए पाना है? यहाँ तो हमने कर दिया, एक ही खेत में हमने दोनों पा लिया एक ही फसल के साथ, तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ा भैया? तो प्रोडक्शन बढ़ गया ना, क्योंकि हमने क्वालिटी इंप्रूव कर ली इसकी। तो हमने क्या किया, विटामिन ए बनाने वाला जीन इसी राइस में इंट्रोड्यूस किया। चूंकि इसका कलर थोड़ा पीला हो गया था, इसलिए हमने पीला पीला लिखना भी स्टार्ट कर दिया, ताकि गोल्डन राइस भूले नहीं आपको। तो गोल्डन राइस भी इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक क्या है, एग्जाम्पल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक एग्जाम्पल है एक गोल्डन राइस। भैया कुछ और बता दीजिए, कोई और उदाहरण। तो नाम सुना होगा टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टमाटर। टमाटर बोल दें, कोई दिक्कत? टमाटर बोल दें भैया। टमाटर में क्या माहौल बना दिया आपने? हमने कुछ नहीं बनाई भाई। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो होता है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। भैया एक टोमेटो में क्या मचा दिया आपने बवाल? तो फ्लेवर सेवर टोमेटो जो था, ये बनाया था सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे, चलो उनको भी जान लेते हैं, याद कर लेते हैं यार। बनाया था बंदे ने बहुत मेहनत से, इनका नाम था मैकग्रेगर, मैकग्रेगर। अच्छा एक बात तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि घर पे आप टमाटर तो लेके आते होंगे, तो बाजार में गए तो लाल लाल एकदम भयंकर भोकाली टमाटर लेके चले आए। लाल लाल टमाटर लेके आए तो घर वाले कहते हैं अरे नहीं थोड़ा कच्चा लाना चाहिए था। तो आप कहोगे नहीं सुंदर तो है, सील है, देखने में सुंदर कन्या है, सील है, तो क्यों गुस्सा हो रहे हो? आपने एकदम लाल टमाटर सुर्ख लाल लाया। अब घर वाले अपने एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहे हैं कि बेटा ज्यादा लाए हो। अब क्या है कि ज्यादा पक चुका है, सिंपल सी बात है, ये टमाटर ज्यादा पक चुका है। अच्छा ज्यादा पकता है तो पकने के बाद धीरे धीरे देखते होंगे कोई भी फल जब पकता है तो उसकी धीरे धीरे वाल जो है सिकुड़ने लगती है। क्यों भैया? तो इसका वजह क्या होता है कि ये जो वाल होती है वो बनी होती है पेक्टिन की। नाम सुना होगा पेक्टिन। अब पेक्टिन को डाइजेस्ट, जैसे टोमेटो पक जाएगा या कोई भी फल पक जाता है, कोई भी फल पक जाएगा, तो इस पेक्टिन को डाइजेस्ट करना कोई एंजाइम होता होगा जो इस पेक्टिन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता होगा। पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज, पॉलीगैलेक्टो जो एंजाइम होता है वो इस पेक्टिन को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सिकुड़न सी आ जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सिकुड़न सी आ जाती है, और जो हमारा टमाटर है वो सड़ना चालू होता है हमारे। अच्छा अभी तो सुंदर कली देख के लाए थे कि बड़ा भौकाल है, बड़ा सुंदर लग रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। हम कुछ ऐसा करें कि पेक्टिन को डिसॉल्व ही ना होने दें, यानी इस जीन के फंक्शन को अगर रोक दें हम, तो पेक्टिन डिसॉल्व होगा ही नहीं, और जब पेक्टिन डिसॉल्व नहीं होगा तो ऐसे ही सुंदर बनी रहेगी ये। तो हमने ऐसा ही किया, आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आरएनआई कहते हैं, और आरएनआई का इस्तेमाल करके हमने पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के फॉर्मेशन को ही रोक दिया, जिसकी वजह से पेक्टिन डिसॉल्व होना ही बंद हो गया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिससे कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑब्टेन किया जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। चलिए भैया ये तो कृषि के क्षेत्र में हो गया, बात समझ में आई आपको? कोई भी समस्या? कोई भी समस्या दोस्त? एकदम समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही आपको एग्जाम में जाना है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है किसी तरह का। तो इस तरह का कीटनाशक प्रतिकारी तमाम चीजें हमने बनाई, पौधों में खनिज उपयोग, अधिक वृद्धि या शीघ्र मृदा उर्वरता, तमाम चीजों को, जैसे गोल्डन राइस, समृद्ध धान, गोल्डन राइस, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो आप कृषि में इस्तेमाल करते हैं। जिसका हमने कॉटन का जिक्र किया, कॉटन में हमने देखा बैसिलस थ्रिंजेनेसिस या बीटी कॉटन हम बोला करते थे, आपके चित्र में आराम से दिख रहा होगा। तो कॉटन वॉल बॉम डिजीज होता था उसकी वजह से। तो हमने क्या किया, क्रिस्टल प्रोटीन बनाया क्राइजीन को इंट्रोड्यूस करके, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या बनाया हमने, कॉटन बना लिया। तो ये हमारे कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हुए। चलो भैया अब आप कह रहे थे कि हम मेडिकल के फील्ड में भी इस्तेमाल देखेंगे इसका, कि हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मेडिकल के फील्ड में कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला है आपका आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन, पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। इंसुलिन क्या होता है भैया, सबसे बड़ी बात। तो इंसुलिन जब भी हम पढ़ेंगे तो आपने जिक्र सुना होगा इसका, जिक्र सुना होगा आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस का। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस।
कहां पे भैया? अग्नाशय में, पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में जो अग्नाशय होता है वहां पे जो बीटा सेल होती है, बीटा कोशिका होती है, वो क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है। बीटा कोशिका क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है। अच्छा, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है और जो काम क्या करता है भैया? तो काम ये करता है कि ब्लड में, रक्त में जो शर्करा का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, उसे क्या करता है? कम करता है। रक्त में शर्करा के लेवल को कम करता है। चलिए, ब्लड शुगर लेवल को हम कहें तो मेंटेन रखता है, मैनेज कर लेता है। ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करके रखता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है तो डेफिनेट सी बात है, क्यों? क्योंकि डायबिटीज सुना होगा आपने, मधुमेह, मधुमेह बीमारी जो होती है वो कहीं ना कहीं इसी इंसुलिन से एसोसिएटेड बीमारी होती है, मधुमेह। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब मधुमेह यानी शुगर होता है, जिसे कहते हैं, अब अपने भाषा में बोल लेते हैं शुगर हो गया है या डायबिटीज हो गया, ऐसा बोल रहे होते हैं गांव की भाषा में हम लोग। मधुमेह हो गया यानी शुगर हो गया। तो शुगर या मधुमेह के केस में क्या हुआ कि अगर किसी बंदे में इंसुलिन की कमी या डिफेक्टेड इंसुलिन बनने की वजह से अगर उसमें शर्करा का रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ता जा रहा है तो तमाम समस्याएं क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती। तो पहले जब हमारा बायोटेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था तो हम करते क्या थे? जो गाय भैंस बैल में बनने वाले इंसुलिन होते हैं इसका इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि गाय भैंस बैल जो है कार्बोहाइड्रेट खाते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, लेकिन उसमें इंसुलिन जो होता है उनका अलग कंपोनेंट, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे साइड इफेक्ट शो करता था। यानी शर्करा के लेवल को कम तो करता था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता था, कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता था। फिर हमारी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड हुई डेवलप, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड डेवलप हुई। फिर हमने जाना कि भैया ये इंसुलिन है क्या। फिर हमने जाना कि इंसुलिन है क्या, तो हमने देखा कि जो हमारा इंसुलिन होता है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से, क्योंकि जो हमारे पास जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाती हैं उसमें इनिशियली 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, ए बी, ए और बी। और इस ए और बी पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से ऐसे सी पॉलीपेप्टाइड के थ्रू जुड़े होते हैं और ए और बी पॉलीपेप्टाइड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। अब सोचेंगे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसे हम बोल रहे हैं प्रो इंसुलिन। पूरा इंसुलिन नहीं है, प्रो इंसुलिन है। अच्छा, इसमें सी पॉलीपेप्टाइड जो है उसका बस यही काम होता है कि वो करे क्या? इस ए और बी पॉलीपेप्टाइड को साथ लाता है और साथ लाके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। जो डाइसल्फाइड बंद होता है या द्विसल्फरी बंद होता है उसे बनाने में हेल्प करता है। और जब हेल्प करता है तो सी का काम खत्म हो जाता है। तो जब हम प्योर इंसुलिन देखते हैं तो उसमें केवल ए और बी पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया, ए और बी पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड है यानी बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, तो थोड़ा ये भी जान ले, इंटरेस्टिंग होगा कि जो हमारा ए पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें 21 अमीनो एसिड और जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें हमारे पास 30 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। चलो एक सवाल तो ये भी हो गया कि कोई पूछे कि इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं तो आप बोल देंगे 51। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम क्या करें कि हमने देखा कि ये दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। अब हमने जीन की डिस्कवरी भी कर ली है और हमने लगभग ये पता कर लिया है कि जो ए पॉलीपेप्टाइड बनने वाला जीन है या जो बी पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला जीन है उसको हम आइसोलेट कर लें। मान लीजिए ए पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला जो जीन था उसको आइसोलेट किया, ए पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला जो जीन था उसको आइसोलेट किया, तो डेफिनेट सी बात है वो क्या बनाएगा? ए बनाएगा। बी वाला भी हमने निकाल लिया और बी बनाएगा, तो बी बनाएगा। और सी किस लिए होता था भैया? तो सी इन दोनों को पास लाने के लिए होता था कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के जुड़ जाए और इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कंडीशन लैब में ही ऐसा क्रिएट करेंगे कि ए और बी पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाए। तो हमने बना लिया ना एनालॉग, इसी को बोलते हैं ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन क्यों बोल रहे भैया? तो ह्यूमन से जो प्राप्त या ह्यूमन के जो इंसुलिन के एनालॉगस इंसुलिन है उसे ही हम बोलते हैं ह्यूमुलिन। एक कंपनी थी, नाम सुना होगा आपने, ईली लिली। सबसे पहले ईली लिली कंपनी ने इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। कब? 1983 में, 1983 में इसका सबसे पहले 1983 में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब एमिनो एसिड चेन,
तो सेंगर साहब सबसे, जब भी हम बात करेंगे किसी साइंटिस्ट की, तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस रीड करने के लिए जिस टेक्निक का जिस साइंटिस्ट ने योगदान दिया था वो कौन थे? सेंगर साहब थे। तो इस तरह से हम जीन के उपलब्धि से या जीन को आइसोलेट करके या बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि हम पुराना कैटल से ऑब्टेन किया हुआ यानी गाय बछड़ों से ऑब्टेन किया हुआ जो इंसुलिन हम इस्तेमाल करते थे, अब हम इस काबिल हो गए कि हम खुद ह्यूमन इंसुलिन बना सकें। तो मेडिकल के एक फील्ड में फायदा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हम ह्यूमन इंसुलिन बना लिए। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या होता है? साइड इफेक्ट्स कम सो होते हैं। ये तो हमारा पहला यूज हो गया, हमने इंसुलिन का निर्माण देख लिया। अब जीन चिकित्सा में बात करेंगे इसका कि भैया जीन चिकित्सा में क्या होता है। चलो इसको भी देख लेते हैं कि भैया जीन चिकित्सा में हमने क्या कांड कर दिया, जीन चिकित्सा में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो भैया जीन चिकित्सा की भी बात कर लें कि जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी, पहली बार जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा का इस्तेमाल किया गया था 1990 में, एक 4 साल की बिटिया में। 1990 में, इन 4 ईयर गर्ल, एक 4 साल की बिटिया में इस्तेमाल किया गया था। किस लिए भैया किया गया था? तो जो बिटिया पीड़ित थी जिस बीमारी से, उसका नाम होता था स्किड, SCID। इसका भी फुल फॉर्म जान लेते हैं, कभी कभी ऐसे पूछ दिया था। इसे बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या डिजीज। डिजीज अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये क्या है। एक बात का इस्तेमाल किया गया है इम्यूनो, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को लेकर बात हो रही होगी कि प्रतिरक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं कोई समस्या है। तो हम देखते हैं आखिर में जीन थेरेपी का इस्तेमाल कहाँ किया। तो हमने देखा जीन थेरेपी यानी इस सीड में या SCID जिसे बोल रहे हैं, बीमारी जिसे बोल रहे हैं कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज हो गया है, तो इसमें होता क्या है। तो आप जानिए कि हमारे पास एक एंजाइम होता है ADA। क्या होता है? ADA। इसका नाम होता है एडिनोसिन एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है हमारे पास। तो भैया ये क्या करता है? तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ B और T लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। अब थोड़ा भी अगर प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा जो हमने पहले पढ़ा था, तो देखा होगा हमारा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट करते क्या है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बनाते हैं, एक तो रक्त के थ्रू और एक कोशिका माध्यिक, यानी एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमको और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये जरूरी है एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम इनके मैच्योरेशन के लिए। तो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम है तो डेफिनेट सी बात है इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई जीन ही तो होगा जो इस एंजाइम को बना रहा होगा। मान लीजिए किसी बंदे में डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट हो तो डेफिनेट सी बात है डिफेक्टिव ADA बनेगा। और जब डिफेक्टिव ADA बनेगा या नहीं बनेगा तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारे क्या होंगे? ग्रो नहीं करेंगे। और जब ग्रो नहीं करेंगे तो किसी तरह की प्रतिरक्षा प्रणाली हम बना ही नहीं पाएंगे। तो हो गया ना कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। हो गया कि नहीं? हो गया। चलिए हो गया तो हमने इतना डेवलप कर लिया अपने साइंस को कि हमने क्या किया, अगर जीन आइसोलेट कर लिया, जीन आइसोलेट किया किसका? जो ADA यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम को बनाने वाले जीन को हमने आइसोलेट करके जो भी पीड़ित है या जो भी रोगी है उसके में इंट्रोड्यूस कर दें, उसके में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जब ये जीन जाएगा उसके अंदर तो एडिनोसिन डीएमिनेज बनाना स्टार्ट करेगा। जब बनाना स्टार्ट करेगा तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। तो हमने जीन थेरेपी की ना, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम मेडिकल फील्ड में जीन चिकित्सा में भी करते हैं। तो इंसुलिन बनाया हमने और जीन चिकित्सा में इस्तेमाल देखा। भैया फिर आएगा आणविक निदान। आणविक निदान भी समझ लेते हैं।
और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, हाइब्रिडोम सुना होगा, या मॉलिक्यूलर जो हम बेसिस की बात कर लें तो आणविक निदान भैया क्या होगा। जैसे मान लो कि कोई बीमारी है, मान लीजिए हमें एंटीबायोटिक बनाना है, बहुत सारा एंटीबॉडीज बनाना है अपने शरीर में बहुत सारा किसी बीमारी। तो आपने सुना होगा कैंसर सेल जो है अनकंट्रोल्ड क्या करती है हमारे पास, वो डिवाइड करती हैं। तो कैंसर की सेल होती है अनकंट्रोल्ड, हमने कैंसर भी पढ़ा था तो देखा था वहां पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, बहुत तेजी से विभाजित होती है। तो जो कैंसर सेल या ट्यूमर सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, माइलोमा सेल। यहां से माइलोमा सेल लिया और हमने क्या किया, उसके साथ फ्यूज कर दिया अपने लिम्फोसाइट को, फ्यूज कर दिया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा चीज जिसके पास दो के कैरेक्टर्स हो। अभी तक एक कैंसर सेल था, इसका काम था डिवीजन परफॉर्म करना, हमने एक और कैरेक्टर ऐड कर दिया कि एंटीबॉडी बना सकता है। क्यों, क्योंकि हमने लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस कर दिया। बात समझ में आ रही है, तो लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस कर दिया। चलिए हम लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस कर दें तो लिम्फोसाइट हमने देखा था कि जब भी कोई एंटीजन इंटरेक्ट होता था तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती थी कि नहीं बनाती थी। तो हमने जब लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस कर दिया है तो जब माइलोमा सेल और लिम्फोसाइट मिल जाते हैं तो इसे ही बोलते हैं हाइब्रिडोम। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोम। संक्रमण कर दिया हमने। अब जब एंटीजन एक्सपोजर करेंगे हम, मान लीजिए कोई एंटीजन दिया इसको, कोई एंटीजन दिया इसको, तो एंटीजन्स वो होते हैं जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडी बनवाएं बॉडी में अंदर जाने के बाद। क्योंकि एंटीजन जाएगा तो लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट होगा और एंटीबॉडीज बनेंगी। लेकिन एक साथ एक इस सेल की खासियत और है कि ये बहुत रैपिडली डिवाइड करेगा, बहुत तेजी से डिवाइड करेगा। तो डेफिनेट सी बात है बहुत जल्दी जल्दी हम एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो हमने एक टेक्निक बनाई। चलिए मान लीजिए कोई बीमारी हमें इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चल पा रही है कि है भी कि नहीं है। क्यों, क्योंकि हम बीमारी पता तभी कर पाएंगे जब एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा और उनके बीच रिएक्शन होगा। तब इनका नंबर बढ़ा के बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करके इनका नंबर इंक्रीज करके हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत जल्दी हम पता कर सकते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही है, या उसके होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो हमने कृषि में उपयोग देखा, हमने मेडिकल के फील्ड में उपयोग देखा अपने बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब हम और कहां कहां देखते हैं, तो अगर हम देखें तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम सुना होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा भैया, ये ट्रांसजेनिक एनिमल। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ट्रांस मतलब होता ही है कोई चीज जब हम दूसरे जगह से लाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हम बोल दें तो ट्रांसपोर्ट ऐसा तो नहीं कि हमारे पेन का ट्रांसपोर्ट हमारे जेब से हमारे जेब में ही हो गया। यानी अगर हम अपने टेबल से पेन लेके आए और अपने जेब में रख लें तो ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने इस पेन का। यानी कोई चीज हम दूसरे जगह से लेके आए, क्या लेके आए भैया, तो जीन, ट्रांसजीन लेके आए, यानी ऐसा जीन लेके आए हैं जो इस एनिमल में नहीं था, हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया। तो हम ऐसा, अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट हम कह रहे थे, क्यों, क्योंकि उसके पास वो प्लांट जीन नहीं था लेकिन हमने उस जीन को लाया था उस प्लांट में, तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। वही एनिमल के केस में उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा बार जीव का इस्तेमाल किया गया ट्रांसजेनिक या इस तरह के बायोटेक्नोलॉजी में वो है चूहा। चूहे का इस्तेमाल देखा होगा कि 95% केसेस में। तो और बायोटेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं भैया, तो हम कर सकते हैं सामान्य की शारीरिक क्रिया, सामान्य क्रिया की शारीरिक विकास। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई चीज पता करना हो कि हमारे यहाँ प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इसमें भी हम इसका इस्तेमाल, इसका बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। या शरीर का विकास प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बायोटेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे और प्रोडक्ट बनाए, जैसे सोमेटोस्टेटिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गए, तमाम चीजें हमने बनाई हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और भैया तो रोगों के अध्ययन में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई रोग बहुत इनिशियल लेवल में पता करना हो तो मॉलिक्यूलर बेसिस का इस्तेमाल करके हम रोगों का भी पता लगा लेते हैं इस जैव प्रौद्योगिकी से। जैव प्रौद्योगिकी से हम आराम से पता लगा लेते हैं कि भैया कौन डिजीज हुआ है। और भी भैया
तो केमिकल सेफ्टी यानी जैविक उत्पाद से केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी रासायनिक सुरक्षा हम दे सकते हैं, वैक्सीन सुरक्षा दे सकते हैं, रासायनिक सुरक्षा, वैक्सीन सुरक्षा। वैक्सीन बनाते हैं हम लोग, किसी जेनेटिक या ट्रांसजेनिक एनिमल या ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल किसका लें, तो नाम अगर हम लें किसका एग्जाम्पल ले लें, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन सुना होगा, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, एंटी ट्रिप्सिन। और एक सुना होगा नाम लेक्ट अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ये दो प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं हम, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन और एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। देखते हैं इसका काम क्या होता है। भैया इसका काम देखेंगे तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है हमने भेड़ों से, सिप से ऑब्टेन किया। इससे सिप से, भेड़ से, सिप से हमने बनाया। एक मेडिसिन होती है, एक दवा होती है जिसको हम इम्फाइसीमा, जब होता है जो फेफड़े का बीमारी है, इम्फाइसीमा में इस्तेमाल करते हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का। या लेक्ट एल्बुमिन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो हम बच्चे जब होते हैं तो हम मदर का दूध पीते हैं अपने, लेकिन मान लीजिए मदर का दूध अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गाय भैंस जो भी दूध होता है पीते हैं। तो हमने प्रयास किया कि जो जीन हमारे यहाँ मदर में दूध बना रहा है, या जिस तरह का दूध या जो भी प्रोटीन्स हैं, अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें वही जीन सेम काऊ में। एक रोजी नामक काऊ थी, रोजी, रोजी नामक एक गाय थी जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया वो जीन, और हमने ह्यूमन मिल्क के एनालॉगस मिल्क तैयार किया, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। तो हम जीओ का भी इस्तेमाल करते हैं अपने। मान लीजिए हमें कोई वैक्सीन बनानी है, वैक्सीन बनानी तो ऐसा थोड़ी है कि आप किसी इंसान को पकड़ेंगे, खोज देंगे और पता करेंगे कि वैक्सीन सही है कि नहीं। तो हम जीओ का भी इस्तेमाल करते हैं, उनके जीन कंपोजिशन को चेंज करते हैं, उनके जीन कंपोजिशन को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ गाय का ही एग्जांपल है, तो ये तो दूध बनाती होगी अपना, अपने तरीके का, अपने बछड़े के लिए, लेकिन हमने छेड़छाड़ की। क्या छेड़छाड़ की? हमने सोचा कि हम वो वाला जीन क्यों ना उसके जगह पे रख दें जो हमारा ह्यूमन मिल्क होता है उसके कंपोजिशन का हो। तो ट्रांसजेनिक एनिमल हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके जीन से हमने छेड़छाड़ की, और छेड़छाड़ की तो उसी के लिए हम बोल रहे हैं उसे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहां भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यहां भी हम बायोटेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। चलिए और देख लें भैया। तो रासायनिक सुरक्षा, केमिकल टेस्टिंग कर लेते हैं किसी चीज का, कि कोई केमिकल कैसे रिएक्ट करेगा, उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कितना। जब भी कोई हम दवा देते हैं, जब भी हम कोई दवा बना रहे होते हैं, एज ए मेडिकल स्टूडेंट बोलेंगे आप तो रिस्क बेनिफिट रेशियो के हिसाब से देते हैं, रिस्क बेनिफिट रेशियो। भैया रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या होता है? ऐसा नहीं कि हम आपको कोई दवा दे रहे हो दर्दी सर कि आपका जो है दर्द सही हो जाए और किडनी ही खराब कर दे, रिस्क ज्यादा हो गया ना, बेनिफिट तो कम हुआ, आपको दर्द से आराम मिला, किडनी गायब। रिस्क बेनिफिट रेशियो को मिला के हम दवा बनाते हैं। तो केमिकल सेफ्टी भी हम बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन जो मेन बातें, जो सवाल पूछा गया आपसे बोर्ड लेवल पे, उनकी बातें, नैतिक मुद्दों की बात कर लें तो भैया हम जब जीन बना सकते हैं तो सही बात तो यह है कि हम इंसान भी बना सकते हैं। तो कहीं ऐसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी तो हो सकता है, कहीं इन टेक्नोलॉजीज का दुरुपयोग भी तो हो सकता है, बहुत सारे। क्योंकि साइंस का जितना फायदा हो सकता है उतना ही नुकसान भी तो हो सकता है, जब हम उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जीईएसी। आपके बहुविकल्पीय सवालों में पूछा जाता है जीईएसी का फुल फॉर्म। इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अप्रूवल कमेटी। भैया ये क्या होता है? ये कब वाला है? तो जीईएसी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई डिस्कवरी की, हमने बताया कि भैया हमने एक ऐसा इंसुलिन बनाया है जो शर्करा के लेवल को रक्त में कम करता ही करता है, विटामिन ए भी देता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेंशन ना लेना, ठीक है भैया? होगा कि क्या सही है, सही बात है कि नहीं है? या ऐसा तो नहीं कि आपने इंसुलिन बना दिया, अच्छी बात, लेकिन ऐसा ना हो कि
जिस भी व्यक्ति पे या जिस भी जीव पे इस्तेमाल होने वाला है इसका, उसको कहीं ज्यादा ये नुकसान करे या इसका मिसयूज है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है वो तमाम चीजों की जांच पड़ताल करता है, फिर सर्टिफाइड करता है, अथराइज करता है कि भैया ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो है होल सोल इसके जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप मार्केट में उतारिए चाहे जहां उतारिए, सर्टिफाइड कर दिया हमने कि चलिए आपने बनाया है, और बनाने के बाद आपने टेस्टिंग करके दिखाया है, टेस्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, तो हमने आपको सेटिस्फाई कर दिया कि भैया लीजिए सर्टिफिकेट है और जाइए आप इसका प्रोडक्शन इस्तेमाल कर दीजिए। इसके लिए जीईएसी बना हुआ है। लेकिन दो टर्म आता है, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी और बायोइथिक्स। बायोपायरेसी और बायोइथिक्स। ये क्या है भैया? इथिक्स मतलब होता है मानवता से लेके, अगर हम बात करें, यानी हम किसी भी टेक्नोलॉजी में कितना हूं खुद को डेवलप क्यों ना कर लें, हम हमेशा किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हमारा प्रयास होगा कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ही हो या अपने मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए करें। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीईएसी जो होता है इंश्योर करता है कि जो भी टेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की तरह जो भी चीजें हम डेवलप किए हैं उसका इस्तेमाल जो होगा वो बायो एथिक्स को ध्यान में रखते हुए होगा, किसी चीज का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, मिसयूज नहीं होने देना। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। तो भैया बायोपायरेसी क्या होती है? बायोपायरेसी तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। पीडी पायरेसी तो सुना होगा ना। जैसे मान लीजिए पहले क्या होती थी, पहले अपने समय की बात बता रहा हूँ कि मूवी आई, अभी भी तो देखते होगे आप लोग डाउनलोड करके, तो मूवी आती थी पहले, तो मान लीजिए हमने 200 रुपए की 500 रुपए की एक सीडी खरीद ली और उसकी बहुत सारी कॉपी बना ली और खुद ही बेचना चालू कर दी। बट आप ऑथराइज तो नहीं थे, आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिला था बेचने का। तो जब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या जब कोई अनऑथराइज तरीके से किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसे ही हम बोलते हैं बायोलॉजी में चोरी, बायोपायरेसी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा रटने की बात थोड़ी है कि बायोपायरेसी क्या हो गई भैया, अरे बायो की चीज चुरा रहे हो तो बायोपायरेसी हो गई, यानी बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, यानी टेक्नोलॉजी किसी की चुरा रहे हो जो बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, तो हम कह रहे हैं बायोपायरेसी हो रही है, डुप्लीकेसी कर रहे हो आप। बायोथिक्स मतलब ह्यूमन के मैनकाइंड के लिए अगर हम बायो का जो भी बायोटेक्नोलॉजी है उन चीजों का इस्तेमाल करें तो हम बोलेंगे क्या है कि भैया बायोएथिक्स का फॉलो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक कमेटी बना रखी है कि वो इस चीज की जांच पड़ताल करती रहती है कि भैया सही जगह पे हो रहा है कि नहीं, सही जगह से हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि सबसे ज्यादा 95% जो हमारे जो भी इंजेक्शन होते हैं उनको हम चूहों पे देखते हैं ट्रायल करके। ऐसा ना हो कि हम इतना ट्रायल कर दें कि चूहे ही खत्म हो जाए। इंश्योर करता होगा ना ये जीईएसी कि नहीं भैया इससे ज्यादा आप, लिमिटेशन है आपकी कि इससे ज्यादा आप ट्रायल नहीं कर सकते या इस इतना खतरा है तो नहीं कर सकते। तो हमारे पास कमेटी बनी हुई है। इस तरह से हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी, हमने जो प्रिंसिपल प्रोसेस पढ़ा था उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं और कहां कहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। एकदम प्यार से पढ़ो बच्चा लोग, एकदम आखिरी लेक्चर था, एंजॉय करिए और बिहार बोर्ड में टॉप करके आइए। पूरा फिजिक्स वाला फैमिली आपके रिजल्ट के इंतजार में। ठीक है, धन्यवाद।